सीएम रहते हुए कोई प्रत्याशी किसी भी हल्के से जाता है तो उसका जीत का दावा मजबूत बनता है और जनता के अंदर भी एक संदेश ये जाता है कि इलाके के अंदर अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी आ रही है, इस सीट से जीता हुआ आदमी अगर मुख्यमंत्री बन रहा है तो उसकी तरफ रुझान मतदाताओं का ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। पिछली दफा राजकुमार सैनी ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था और 3-4 हज़ार वोटों का गैप रहा था और सेकंड नंबर पे हो रहे थे। क्या ऐसा भी हो सकता है नायब सैनी और राजकुमार सैनी दोनों इस सीट से आ जाए आमने सामने, ऐसा हो सकता है? रामचंद्र जांगड़ा जी ने 2014 का चुनाव वहाँ से लड़ा था और वो भी एक क्लोज मार्जिन से चुनाव हारे थे और उसके बाद राजकुमार सैनी जी ने जब चुनाव लड़ा वो भी काफ़ी क्लोज उनका मार्जिन था। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख करके हो सकता है कि भाई बीजेपी ने ये अपना गुणा भाग किया होगा। मीडिया के चर्चित चेहरा आरक्षकारा शेखारा ने कह दिया कि भाई हम भी जो है गोहाना से चुनाव लड़ेंगे और संभावना ये है कि पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। तो फिर क्या समीकरण कुछ बदलेंगे? देखो, अपनी तरफ से तो शुभकामनाएं देते हैं, जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में आएगा हम उसी को शुभकामनाएं देंगे, बाकी जनता ने फैसला करना है। लेकिन आरक्षकारा शेखारा की जहाँ तक बात है, शायद अब तक उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, तो टिकट तो दो पार्टियों की ताकतवर मानी जाए। ताकत जिसके अंदर है वो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर है और उन दोनों में से मुझे नहीं लगता कि आरक्षकारा शेखारा को कांग्रेस या बीजेपी अपने निशान पे चुनाव लड़ेगी। तो एक आवेदन 1.5 महीने का समय दे दिया गया और आरक्षकारा शेखारा जी अगर वहाँ आवेदन ही नहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके कैंडिडेचर के ऊपर किस प्रकार से विचार करेगी या ना करेगी, ये भी उन्होंने सोचना चाहिए। या तो 10 से पहले अपना आवेदन करें या पार्टी में शामिल होने की घोषणा करें तो ये पार्टी विचार करेगी। कांग्रेस में कह दिया अब की बार जो उम्र दराज है उन लोगों को टिकट नहीं मिलेगी, बेशक वो विधायक हों, तो ऐसा कुछ वहाँ चल सकता होगा कुछ? देखिए, ये पार्टी हाईकमान का काम है, उसके बारे में हम टिप्पणी क्या करें। उम्र दराज लोग टिकट पहले भी चुनाव जीतते रहे हैं और पार्टी के अंदर जो युवा चेहरे आए हुए हैं, मौका युवाओं को भी मिलेगा, आने वाले समय में मिलेगा और वर्तमान चुनाव में मिलेगा। वो सीट कौन सी होगी ये फैसला कांग्रेस हाईकमान ने करना है। नमस्कार, इस वक्त प्रदेश में सियासी उफान जोरों के ऊपर है और प्रदेश के मुखिया नायब सैनी जो हैं वो गोहाना से चुनाव लड़ने का उनके लिए जो है एक सेफ सीट चुनी गई है कि गोहाना इनके लिए सबसे सेफ सीट जो है हो सकती है। इससे पहले भी गोहाना जो है बड़ी चर्चाओं में रहा। फिलहाल जगबीर मलिक वहाँ से विधायक हैं। राठी साहब मेरे साथ हैं। राठी साहब, क्या माहौल देखते हो आप गोहाना में, क्योंकि नायब सैनी के लिए RSS ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में वो सबसे सुरक्षित सीट निकल के आई है। तो चर्चाएं हैं कि भाई रोहतक की चौधर का नारा दे के बीजेपी यहाँ नायब सैनी के ऊपर दाव जो है वो खेल सकती है। देखिए, अगर अतीत में जाओगे गोहाना की तरफ, बड़ौदा की तरफ, तो ये इलाका चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गढ़ माना जाता रहा है पिछले लंबे समय से। और आज की परिस्थितियां भी इस प्रकार से हैं, जिस प्रकार से पार्लियामेंट चुनाव के अंदर जो कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने जो रुझान दिखाया उसके हिसाब से हम कांग्रेस को मान करके चलते हैं। पुराना रोहतक जिला जिसमें सोनीपत भी इन्वॉल्व हो गया और आपका झज्जर भी शामिल हो गया और रोहतक भी हो गया कि इसमें कांग्रेस को बढ़त हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जैसा आप का दावा कर रहे हैं कि RSS ने एक सर्वे करवाया है, अगर उस सर्वे के आधार पर नायब सिंह सैनी जी जो सिटिंग मुख्यमंत्री अगर कहीं से चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो निश्चित रूप से उनका दावा जीत का वहाँ से मजबूत होगा। क्योंकि हमने 1990 में महम में देखा था, ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बन करके आए थे, लेकिन वो परिवारवाद का आरोप लगा के उनके ऊपर वो चुनाव 2 रद्द भी हुए और बाद में वो यहाँ से छोड़ करके और जगह से विधायक का चुनाव उन्होंने लड़ा। और मनोहर लाल खट्टर जी भी एक तरह से प्रोजेक्टेड वो डिक्लेयर्ड चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने कर्नाटक से लड़ा, वो जीत करके आए। आज बाई इलेक्शन इन्होंने उसी सीट से लड़ा जहाँ खट्टर साहब ने लड़ा था, वहाँ भी अच्छे मार्जिन से जीत करके आए। अगर सिटिंग CM रहते हुए कोई प्रत्याशी किसी भी हल्के से जाता है तो उसका जीत का दावा मजबूत बनता है और जनता के अंदर भी एक संदेश ये जाता है कि इलाके के अंदर अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी आ रही है, इस सीट से जीता हुआ आदमी अगर मुख्यमंत्री बन रहा है तो उसकी तरफ रुझान मतदाताओं का ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। मुझे एक बात बताइए राठी साहब, पिछली दफ़ा राजकुमार सैनी ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था और 3-4 हज़ार वोटों का गैप रहा था और सेकंड नंबर पे हो रहे थे। क्या ऐसा भी हो सकता है नायब सैनी और राजकुमार सैनी दोनों इस सीट से आ जाए आमने सामने, ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा हो तो सकता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, हर प्रकार की संभावना जो है वो हो सकती है। लेकिन जब एक हैवी वेट कैंडिडेट जहाँ आएगा तो वहाँ राजकुमार सैनी जी नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक फोकस विशेष रूप से गोहाना की तरफ हो सकता है कि OBC वोट बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा अपने इलाके के अंदर गोहाना के अंदर है। आप एक चुनाव छोड़ करके पीछे जाइए, रामचंद्र जांगड़ा जी ने 2014 का चुनाव वहाँ से लड़ा था और वो भी एक क्लोज मार्जिन से चुनाव हारे थे और उसके बाद राजकुमार सैनी जी ने जब चुनाव लड़ा वो भी काफ़ी क्लोज उनका मार्जिन था। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख करके हो सकता है कि भाई बीजेपी ने ये अपना गुणा भाग किया होगा
कि सिटिंग सीएम को अगर वहाँ पे उतारेंगे ना तो कोई प्रत्याशी विरोध कर पाएगा। अगर नायब सिंह सैनी जी वहाँ से नहीं आते, रामचंद्र सांगड़ा जी जाते हैं या तीर्थ राणा जी आते हैं या एक दो नाम और वहाँ जो चले हुए हैं भाजपा की तरफ से, तो कहीं न कहीं एक दूसरे की टांग खिंचाई चलती है। लेकिन जब हैवी वेट प्रत्याशी वहाँ आ जाता है तो पार्टी में एक तो फूट का खतरा नहीं रहता है और दूसरा सिटिंग सीएम होने का उनको फायदा भी मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, अभी सोशल मीडिया के चर्चित चेहरा आरत शेखारा ने कह दिया कि भाई हम भी जो है गोहाना से चुनाव लड़ेंगे और संभावना ये है कि पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। तो फिर क्या समीकरण कुछ बदलेंगे? देखो, अपनी तरफ से तो शुभकामनाएं देते हैं, जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में आएगा हम उसी को शुभकामनाएं देंगे, बाकी जनता ने फैसला करना है। लेकिन हर्ष शेखारा की जहाँ तक बात है, शायद अब तक उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है और आज पार्टियां प्रमुख रूप से राष्ट्रीय पार्टियां तो यहाँ 3 बची हैं, जिसमें एक कांग्रेस है, एक भाजपा है, एक आम आदमी पार्टी है। बीएसपी का कोई ज़्यादा वजूद यहाँ नहीं है, आम आदमी पार्टी का भी ज़्यादा नहीं है। तो टिकट तो 2 पार्टियों की ताकतवर मानी जाती, ताकत जिसके अंदर है वो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर है। और उन दोनों में से मुझे नहीं लगता कि हर्ष शेखारा को कांग्रेस या बीजेपी अपने निशान पे चुनाव लड़ेगी। बीजेपी का तो यहीं पे पन्ना क्लोज हो जाता है जब आप कह रहे हैं कि सिटिंग सीएम वहाँ से आ सकता है उनके सर्वे के अनुसार। तो भाजपा के बारे में तो दूसरे प्रत्याशी के बारे में चर्चाएं करना भी बेईमानी सा मुझे लगता है, अगर ये तथ्य है तो। रही कांग्रेस पार्टी की बात, तो 3-4 बार के लगातार सिटिंग एमएलए वहाँ जगबीर मलिक जी बैठे हैं। ठीक है, आज थोड़े से उम्रदराज हैं, हो सकता है वो अपने बेटे को आगे करें या पार्टी किसी और चेहरे के ऊपर दाव लगाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के निशान पर अगर शेखारा दावा ठोक रहे हैं तो हो सकता है कल मिल जाए, क्यों राजनीति है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि हर्ष शेखारा जी को कांग्रेस पार्टी अपने निशान पे वहाँ से चुनाव लड़वाएगी। अच्छा राठी साहब, एक चीज़ मैंने देखी है, जिस तरीके चुनाव चल रहा है, हमने दीपेंद्र का चुनाव देखा था पार्लियामेंट का। दीपेंद्र जिस तरह से लोगों को कह रहे थे ना कि भाई मैं ये काम किए हैं, अगर काम के आधार पे, शराफत के आधार पे आपको लगता है कि आपका बेटा परफेक्ट हो तो उसको आशीर्वाद दो। यही बात हर्ष शेखारा जहाँ जनसभा कर रहे हैं, 1-2 मैंने सुनी है, वो कह रहा है भाई मैंने जो काम करे हैं अगर इतने कोई और कर रहा है तो मैं भी उसकी वोट मांग लूँ, उसने वोट दे दिया, अब मैंने बेशक मत दियो। देखो, अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं हर्ष शेखारा, जहाँ तक मैंने भी उनके बारे में सुना है, पढ़ा है। और काफ़ी गरीब कन्याओं की मदद करना, जो लाचार परिवार हैं उनकी जा कर के शादी में मदद करना या पढ़ाई लिखाई में मदद करना, गरीबों को कंबल वितरण करना, ये राजनीति में एक सिस्टम साथ चल पड़ा है। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा कर के देखिए, हर हल्के में आपको 1-2 आदमी इस प्रकार का मिलेगा। और ये शुरुआत तो बहुत पहले डॉक्टर रविंद्र शर्मा ने शुरू की थी 1996 के चुनाव में, जब इन्होंने मेंबर पार्लियामेंट का सोनीपत से चुनाव लड़ा था इंडिपेंडेंट के रूप में। तो इसी प्रकार से समाज सेवा करके ये पॉपुलर हुए थे। इसी प्रकार का रेलू राम पुनिया जी ने किया था, जो उस टाइम पे विधायक बने थे इंडिपेंडेंट के रूप में। बाद में राकेश दौलताबाद जी भी इसी प्रकार की फील्ड में आए, बलराज कुंडू जी भी आए, सोमवीर सांगवान जो दादरी से सिटिंग विधायक हैं वो भी आए, और आज राजवीर फरटिया जैसे लोग भी हैं, कुछ पानीपत साइड के लोग हैं, एक समुद्र लाठर जोराना से हैं, भले ही आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ये फील्ड एक अलग फील्ड है, वो उन्होंने काम किए हैं। जनता उनको कितना इस चीज़ का फ़ायदा देगी वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जहाँ तक टिकट की बात है, कि टिकट का मैं मान करके चल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की जिस आदमी ने अब तक सदस्यता नहीं ली है और आवेदन की तारीख जो है वो 10 तारीख तक है। अगर आप इस चीज़ पे पहलू पे भी गौर करेंगे, जो 31 जुलाई जिसकी लास्ट तारीख थी वो बढ़ा करके 10 कर दी गई। क्या 10 तारीख के बाद जो आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेगा, क्या कांग्रेस पार्टी पहले तो ये स्थिति स्पष्ट करे, क्या उसके ऊपर टिकट के ऊपर विचार होगा कि नहीं होगा? जब एक आवेदन 1.5 महीने का समय दे दिया गया और हर्ष शेखारा जी अगर वहाँ आवेदन ही नहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनके कैंडिडेचर के ऊपर किस प्रकार से विचार करेगी या ना करेगी, ये भी उन्होंने सोचना चाहिए। या तो 10 से पहले अपना आवेदन करें या पार्टी में शामिल होने की घोषणा करें, तो ये पार्टी विचार करेगी। लॉटरी तो उसी की निकलेगी ना जो लॉटरी की टिकट खरीदेगा। अगर लॉटरी की टिकट ही नहीं खरीदेगा और आप उम्मीद करो कि मेरी लॉटरी लग जाए, वो नहीं लग सकती। अच्छा, एक और मैं 2-4-5 गाँव में घूमा हूँ गोहाना हल्के के, वहाँ के लोग ये कहते हैं बोले भाई जगबीर तो है जो वो तो धनी है, बिल्ला किस्मत का, हर बार जो है 2-4 हज़ार क्लोज मार्जिन से जीता, 4-5 दफ़ा एमएलए बन लिया, 96 में बना मंत्री बन गया, 2000 में बाई इलेक्शन लड़ा और लगातार 3 बार जो है वो अब कंटिन्यू विधायक बनते आ रहे हैं। तो हालात जो हैं बदलेंगे नहीं अब की बार, क्योंकि किस्मत का धनी बता रहे हैं वो। देखो, किस्मत राजनीति के अंदर चलती है। आप धर्मवीर सिंह जी को देख लीजिएगा, जिस प्रकार का चुनाव अब की बार फंसा हुआ था वो निकल के आ गए, और जिसकी किस्मत कमज़ोर थी वो 15 से 20 हज़ार वोटों के मार्जिन से उलझ गए।
लेकिन किस्मत लग चलते हैं। विकास पार्टी से जब ये 1996 में पहली बार विधायक बने, विकास पार्टी पूरी तरह से मर्ज जब कांग्रेस के अंदर 2004 के अंदर हुआ, उसके बाद बाई इलेक्शन के अंदर टिकट मिलना, धर्मपाल मलिक जी वहाँ से विधायक चुने गए थे, उनका इस्तीफा देना और इस्तीफे के बाद उन्होंने हजका ज्वाइन की, वो सीट खाली हुई। और किस्मत ही अच्छी थी कि विकास पार्टी से गया हुआ आदमी अगर कोई राजनीति में सक्सेस हुआ है तो वो 3 से 4 आदमी ही हैं, जिनमें एक कर्ण सिंह दलाल हैं पलवल से, एक जगबीर मलिक हैं गोहाना से, या चौरी बंसीलाल का परिवार खुद था, एक बार एमएलए सोमवीर सांगवान भी बने थे लोहारू से। तो 4-5 आदमी विकास पार्टी के ऐसे थे जो विकास पार्टी का विलय होने के बाद जिनका भाग्य ने इस राजनीति के अंदर साथ दिया। उनमें से एक जो व्यक्ति विशेष हैं वो जगबीर मलिक हैं, और उसके बाद बाई इलेक्शन जो टिकट इन्होंने मिली कंटिन्यूसली वहाँ से लगातार जीतते आ रहे हैं, तो इग्नोर पार्टी उनको नहीं कर सकती। अच्छा, एक दूसरा कह रहे हैं जो सीटिंग गेटिंग और उम्र वाला जो बता रहे हैं भाई, क्योंकि कांग्रेस में कह दिया अब की बार जो उम्र दराज है उन लोगों को टिकट नहीं मिलेगी, बेशक वो विधायक हों, तो ऐसा कुछ वहाँ चल सकता होगा कुछ? देखिए, ये पार्टी हाईकमान का काम है, उसके बारे में हम टिप्पणी क्या करें। उम्र दराज लोग टिकट पहले भी चुनाव जीतते रहे हैं, कोई पचमढ़ी में फैसला हुआ था उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। आज ये राहुल जी की जो देन है, जो कर्नाटक के अंदर जो परिणाम आए, जो सर्वे एजेंसी ने अच्छा सर्वे उनको करके दिया, उसी के आधार पर करें हम टिकट बांटेंगे। लेकिन सीनियरिटी कांग्रेस पार्टी मतलब उसको दरकिनार नहीं कर सकती, वो सीनियरिटी अपना मायने रखती है। और पार्टी के अंदर जो युवा चेहरे आए हुए हैं, मौका युवाओं को भी मिलेगा, आने वाले समय में मिलेगा और वर्तमान चुनाव में मिलेगा। वो सीट कौन सी होगी ये फैसला कांग्रेस हाईकमान ने करना है। एक आखिरी बात जो है, गोहाना के जो हालात रहे हैं अब, क्योंकि पिछले दिनों बड़ा चर्चाओं में रहा क्राइम के मामले में, चाहे मातूराम वाला मामला, चाहे दूधिया कांड हो, और भी फिरौती मांगना, गोली कांड, मुड़सलगानी, ये मतलब सोनीपत के इर्द गिर्द के सारे मामले हैं। तो ये मुद्दा भी इस चुनाव में उठने वाला है, क्योंकि बड़ा मुद्दा है। देखो, मुद्दा चुनाव में हर एक उठता है, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे क्राइम का हो, चाहे और फसलों का हो, खेती का हो, किसानी का हो, महिलाओं के मान सम्मान का हो, वृद्धावस्था पेंशन का हो। और एक मुद्दा को आप सोशल मीडिया के लोग काफ़ी भूल जाते हैं कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर जो परिणाम आया उसके अंदर एक कर्मचारी वर्ग जो हरियाणा प्रदेश का है वो विशेष रूप से कह रहा है कि ओपीएस का मुद्दा इसमें अहम रहा। उस ओपीएस की मांग के ऊपर भी जो पार्टी घोषणा करेगी कि हम ओपीएस सिस्टम लागू करेंगे, तो वो मुद्दा भी है। तो मुद्दे सारे उठते हैं चुनाव के अंदर। जनता प्रभावित किन मुद्दों से होगी और किन से प्रभावित होकर के और किसके पक्ष में मतदान करने के लिए जाएगी, देखना ये होगा। ठीक है, तो ये राठी साहब हैं, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। हरियाणा विकास पार्टी से लेके जगबीर मलिक के बारे में सारी बातें बताए, चिकारा के बारे में बताए, राजकुमार सैनी की स्थिति में रहेंगे। अगर नायब सैनी यहाँ जो आरएसएस ने सर्वे करके दिया है, जो लगातार कयास है उस पर होता है, तो बीजेपी में जो फूट की स्थिति वो नहीं रहेगी। लेकिन कांग्रेस की टिकट के लिए जो है वो भागदौड़ हो सकती है और प्रत्याशी हो सकता है सामने आ जाए, क्योंकि सेकेंड लेयर की जो लीडरशिप है वो सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल तक कोई नाम जो है वो सामने नहीं आया है। राठी साहब ने जवाब दिए, आपने सुने हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।